और आज 25 अगस्त के दिन मैं उस इलाहाबाद में हूँ जहाँ अब तक हमने बहुत लंबे वक्त तक बतौर श्रोता बहुत सारे सम्मानित लोगों को सुना, उनसे सीखा। और इस सभागार में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि दिल्ली की आबो हवा में, दिल्ली विश्वविद्यालय की आबो हवा में कुछ सामाजिक न्याय का ऐसा सुरूर है कि वहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई और लड़ी जा रही है। मैं तो ये समझता हूं कि वो उसका बीज इलाहाबाद में मौजूद है और वहीं से हमने बहुत कुछ सीखा। और जब इस तरह का सम्मान मिलता है कि आप अपने शहर में कमोबेश परिचित लोगों और अपने वरिष्ठ लोगों के सामने इतना सम्मान पाते हैं, तो एक दबाव काम करता है। बहुत बड़े बड़े मंचों पर वो दबाव नहीं होता है। जैसे मैं पहले जब गाड़ी चलाना सीखता था तो अकेले में बहुत अच्छी गाड़ी चलाता था, और जब पिताजी बगल में बैठ जाते थे तो हाथ कांपते थे। वैसा ही कुछ महसूस हो रहा है इलाहाबाद के इस मंच पर खड़े होकर। और अभी अजीत जी बैठे हुए हैं, मैं आपको खासकर इसलिए याद कर रहा हूं कि जब 2005 में आप यहाँ के अध्यक्ष थे, उस समय मैं बीए सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था, और उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अजीत जी को याद होगा, राजनीति से हमें भी ये सिखाकर बोला गया था घर से कि इलाहाबाद जा रहे हो तो केवल और केवल पढ़ाई करना, राजनीति से दूर रहना, इस शर्त के साथ भेजा गया था। तो अमूमन हम लोग दूर रहते थे, छात्र संघ भवन से भी दूर से गुजरते थे। लेकिन वो जो एक चुनाव था, उस चुनाव में जब दक्षता भाषण हो रहा था और वहां एक आवाज गूंजती हुई मुझे सुनाई दी कि हम बचाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श से निखार उभारेंगे तुझे, अपनी शहरत का लहू दे के सींचेंगे तुझे, दार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे, राह इमदाद की देखें ये भले तौर नहीं, हम भगत सिंह के साथी हैं कोई और नहीं। उस एक भाषण ने मुझे उस तरफ आकर्षित किया, और देखा तो वो शख्स जो भाषण दे रहा था कैफी आजमी के इस नज्म के बहाने, और उसी के कुछ दिन बाद अर्जुन सिंह जी को विश्वविद्यालय बुलाया गया था, अगर मैं सही हूं तो। अच्छा, और उस समय जब हमें नहीं पता था, क्योंकि हमें तो सिखाकर भेजा गया था केवल और केवल पढ़ाई करना है, तो वो पता नहीं था कि ये जो इस समय विश्वविद्यालय में हलचल हो रही है, या जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो किस बात की लड़ाई है। लेकिन उसका लाभ हमें एमए में एडमिशन के दौरान मिला। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी करने गए, तब तक भी समझ में नहीं आया। जाना तो तक चाहते थे जेएनयू, एडमिशन नहीं हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय गए, और मेरिट में आने के बाद भी जब हमें ओबीसी कैटेगरी में रखा गया, तो पहली बार इस बात पर ध्यान गया कि हमसे कम नंबर वाले भी यूआर में हैं और हम ओबीसी में क्यों हैं। और जब इस बात को पढ़ते समझते वक्त लगा, तो बहुत बाद में समझ में आया कि आज जहां भी हम या हमारे जैसे अनगिनत लोग पहुंचे, वो कभी नहीं पहुंच पाते अगर इस मुल्क में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू न हुआ। हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन यह बात समझने में बहुत वक्त लगा। और आज
इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कबूल करता हूं, और सबसे बड़ी चिंता भी मेरी यही है कि जिस रास्ते, जिस सीढ़ी पर चलकर हम जैसे जाने कितने लोगों ने, जो उनके पुरखों ने ख्वाब देखा था, हमारे पूर्वजों के हाथ में श्रम करने वाले हथियार हुआ करते थे, कुदाल फावड़े से लेकर हाथ से श्रम करने वाली चीजें, जाने कितनी पीढ़ियां खप गई, जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया ताकि हमारे हाथ से वो कुदाल फावड़ा और हल छूटे, कलम और किताब हाथ में आए, ताकि हम इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकें। इसलिए मैं आज बीपी मंडल को याद करते हुए अपनी उस पूरी विरासत की जड़ों को महसूस कर रहा हूं कि अगर बीपी मंडल या इन जैसे जाने कितने लोग न होते तो हमारा भी मुस्तकबिल वही होता, और हम कहीं उस भीड़ में खोए हुए केवल संख्या बनकर रह जाते, और इस मुल्क में हुक्मरान वही बनते जो मुख से पैदा हुए थे, जो भुजाओं से पैदा हुए थे। और मुझे याद आ रहा है बीपी मंडल को याद करते हुए इस मंच से याद किया गया विश्वनाथ प्रताप सिंह को। 7 अगस्त 1990 इस बात की घोषणा की मंडल लागू होगा। 9 अगस्त 13 अगस्त होते हुए जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वीपी सिंह ने यह भाषण दिया कि मैंने इस मुल्क का राजनीति का व्याकरण बदल दिया है, अब एक ऐसे बच्चे का जन्म हो गया है जिसे वापस मां के पेट में कभी नहीं डाला जा सकता। वो काम कामयाब नहीं हो पाता अगर वीपी मंडल ने बहुत मेहनत से, बहुत तर्क के साथ वो दस्तावेज न तैयार किया होता जिसे चुनौती देने के लिए संविधान पीठ के 9 जजेस की बेंच बैठी। बीपी मंडल को याद करते हुए सबसे आसान भाषण वो होगा, और हम जैसे पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के लिए तो और आसान होगा, कि जितना बीपी मंडल के बारे में जानते हैं उसको बताएं और आपकी तालियां लें। मगर मैं इसका उपयोग इस रूप में नहीं करूंगा, मैं उसे आज की चुनौतियों से जोड़कर उस दिशा में अपनी बात रखना चाहूंगा कि आज से 20 साल 25 साल बाद जब इस मुल्क की आजादी के 100 साल पूरे हों तो कहीं ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ियां भूल जाएं कि कोई बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी था। वो खतरा हमारे सामने है। मंडल लागू हुआ, आंदोलन करना पड़ा। मंडल लागू होने के बाद मंडल बचा रहे, आंदोलन करना पड़ा। लाठियां खाई तमाम लोगों ने, और 9 जजेस की बेंच बैठी, क्योंकि पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसने ये रिकमेंडेशन दे दिया था कि पिछड़ापन जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होता है। तो बीपी मंडल साहब के सामने ये चुनौती थी कि एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाए जिसमें पिछड़ेपन को बहुत तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति से व्याख्यायित किया जाए जिसे कोई खारिज न कर सके। इसलिए मैं उस शख्स को याद कर रहा हूं, मैं उस शख्स को याद कर रहा हूं इस मंच से जो जब बिहार का मुख्यमंत्री बना, अब इससे समझिएगा कि हम किस मुल्क के बाशिंदे हैं, और यह बात आजादी के बाद की है। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो गंगा में चूंकि यातायात होता था, जल परिवहन, तो तेल रिस गया और उसमें आग लग गई। विवेकानंद झा नाम के एक शख्स ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर भाषण दिया कि जब एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। और ये ऑन रिकॉर्ड है। बीपी मंडल साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, मगर तुम्हारे सीने में जो आग लगी है उसे मुझे और भड़काना है ताकि वो जारी रहे।
उस बीपी मंडल को हम याद कर रहे हैं, उस बीपी मंडल को हम याद कर रहे हैं जिन्हें जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उस समाजवादी पृष्ठभूमि से निकले नेता थे, सामाजिक न्याय की वैचारिकी के नेता थे, और उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट बनाई, जैसे डॉक्टर अंबेडकर को अभी हमारे वरिष्ठ अतिथिगण कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा जो 2-3 बड़े कारण थे, हिंदू कोड बिल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था, वो लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि इस देश की आधी आबादी से ज्यादा जो है, उन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो कमीशन बनाने का 340 का अनुच्छेद है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसकी नाराजगी में मैं इस कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं। और आजाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया कि वो केवल दलितों के नेता हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर तो चुनाव हार गए, उसके बाद ढंग से तो डॉक्टर अंबेडकर के भी चुनाव एक पॉपुलर लीडर तो बने नहीं। और आजादी के बाद तो डॉक्टर अंबेडकर को जमीन में दफन करने की पूरी कोशिश की गई। हम लाए हैं तूफान से किश्ते निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और जो बच्चे थे उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया गया कि इस देश को, उस कश्ती को किसने निकाला था और कहां पहुंचाया था। उनमें थे बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार, जिनको आजादी के बाद दफन किया गया। पढ़ने ही नहीं दिया गया इस देश के बच्चों को, सिलेबस से बाहर। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत थोड़े से लोग थे जो इस वैचारिकी के रहे होंगे, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए, लेकिन एक पॉपुलर डिस्कोर्स में कहीं अंबेडकर, फूले, पेरियार थे ही नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जो राजनीति में नाकामयाब हुआ, जो बहुत बड़ा कोई लीडर नहीं बना, जिसने इतनी संपत्ति शायद नहीं जुटाई कि ईडी और सीबीआई की रेड वेट पड़े, वैसे लोग जमीन में दफन नहीं हुए। आने वाली पीढ़ियों ने जब अपनी जड़ों की तरफ झांकने की कोशिश की, तो उसमें से बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, अंबेडकर, फूले, पेरियार निकल कर आए, लम्बो, लोहिया निकल कर आए, और उनमें से है बीपी मंडल। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बीपी मंडल के पास जो विरासत थी, वो विचारधारा की विरासत थी, और उस पर उन्होंने एक दस्तावेज बनाया। और उस दस्तावेज के नाते जब मंडल लागू हुआ, तो मैं उस घटना को इस रूप में देखता हूं कि मंडल लागू होने के पहले का भारत कुछ और था, मंडल ने लागू होकर इस भारत का मुस्तकबिल बदल दिया। इसलिए विभाजन रेखा आजाद भारत की मंडल कमीशन का लागू होना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340, संविधान तो बन गया, मगर लागू कहां हुआ? जैसे होता है कि संविधान लागू होने के वक्त किसने संविधान का विरोध किया था? इलाहाबाद के लोगों और बौद्धिक लोगों के बीच इशारा काफी है। 3 रंग का झंडा, हमारे यहाँ कहावत है भोजपुर में, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वैसे कुछ लोग थे जिनके जहन में मनुस्मृति थी, उन्होंने तिरंगे को नकारा, भारत के संविधान को नकारा, जंगे आजादी को नकारा। उनके पुरखों ने माफीनामा लिखा, माफी मांगकर कहा कि हमें बाहर कर दीजिए, हम ताउम्र आपकी मदद करेंगे। आज वो लोग, हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा। हम समाजवादी, अम्बेडकरवादी, सामाजिक न्याय के विचारधारा के लोग पहले से तिरंगे को जीते हैं। हमारे घरों में पैसा नहीं हुआ करता था, स्कूल में जाते थे तो सफेद पन्ने के ऊपर गुड़हल का लाल वाला पत्ता रगड़ लिया, नीचे हरी पत्तियां रगड़ लिया, बांस की कईन पर लहराते हुए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गाके नीचे। तो जिसकी देशभक्ति खुद संदिग्ध थी, आज वो सर्टिफिकेट बांट रहा है। ऐसे दौर में हम बीपी मंडल को याद कर रहे हैं। और इसलिए मैं बीपी मंडल को इस तरह से याद कर रहा हूं कि बहुत कोशिश हुई इस मुल्क में, इस मुल्क के आईन का विरोध करने की, बहुत नापसंद किया भारत के संविधान को, और पहला संशोधन करवाया दक्षिण भारत के एक सामाजिक न्याय के पुरोधा ने।
और जिस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 में 4 जोड़ा गया, अनुच्छेद 16 में 4 जोड़ा गया, वो सामाजिक न्याय का पुरोधा इस मुल्क के सबसे पुरानी कौम चरवाहा समाज से आने वाले ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया था। लेकिन उस सब के बावजूद संविधान तो कबूल ही नहीं हुआ। इसलिए आज भी उस विचारधारा के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई बनकर खड़ा है तो वो भारत का संविधान है। इसलिए उस भारत के संविधान के खिलाफ सारा काम हो रहा है। और ऐसे वक्त में आयोजकों को बधाई कि वो मंडल को याद कर रहे हैं। तो जो काम भारत के संविधान लागू होने के बाद अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के काम का जो आगाज किया था वो बीपी मंडल ने किया और मंडल लागू हो पाया। क्या लिखा मंडल की कमीशन की रिकमेंडेशन में? 1931 की जनगणना को आधार बनाना पड़ा है। इस मुल्क में जाति जनगणना अगर नहीं होगी तो इस देश की आबादी को ढंग से हम नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए आपने विषय रखा है जाति जनगणना के सवाल को। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अपने शुरुआती अध्याय में यह बात लिखी है कि अगर इस मुल्क को मुकम्मल बनाना है तो सबसे पहले आपको जाति जनगणना करानी होगी, ताकि वैध डेटा मिले और ताकि पता चले किसने किसका हक खाया है और कौन सदियों सदियों से आरक्षण लेता रहा है। आज आरक्षण को गाली, बैसाखी है, भीख है, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो बीपी मंडल साहब ने कहा। और पूर्व के वक्ताओं ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मंडल अभी लागू भी कहां हुआ। बीपी मंडल को याद करना केवल उस शख्स को याद नहीं करना है। व्यक्ति बहुत पीछे छूट जाता है अगर वो विचारधारा पर न चले। बड़े बड़े लोगों की सरकारें बनी, सरकारें चली गई, मगर विचारधारा पर जो कायम रहा वो 95-98 साल बाद वो सांस्कृतिक संगठन अपने लोगों को दिल्ली की कुर्सी पर बिठाकर कहता है कि आने वाले वक्त में हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। यह है विचारधारा की ताकत। हमारे लोगों ने विचारधारा से समझौता किया तो मंडल लागू नहीं हो पाया। और पहली बात उन्होंने कही थी कि जात जनगणना कराओ, वरना ये तो पता ही नहीं चलेगा कि किसको आरक्षण देना है। 1931 की जनगणना को आधार बनाया, नए एनएसएसओ और तमाम सर्वे का आधार बनाया। कितनी अनुशंसाएं थी मंडल की, आप लोगों को पता हो तो मुझे बताइए। इसीलिए मैंने कहा कि इलाहाबाद जो बौद्धिक और क्रांतिकारी जमीन है, कई बार तो संकोच होता है कि जितनी मेरी उम्र है उतना उम्र संघर्षों में बिता देने वालों लोग सामने खड़े होते हैं, मैं उनके सामने क्या ही बोलूंगा। बहुत वरिष्ठ लोग हैं, मैं केवल गुजारिश करने की शक्ल में अपनी बातचीत कर रहा हूं। उसमें से केवल एक लागू हुई 93 में, वो भी आधी अधूरी। बाद में मंडल पार्ट 2 की तरह लागू किया अर्जुन सिंह के समय, और जिसका जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे। बहुत लड़ाइयां लड़ी गई उनको लागू करने की, लेकिन बाकी जो अनुशंसाएं थी उसको क्या वाकई ढंग से ओबीसी समाज को भी बताया गया? मेरी चिंता ये है। मैं इस मंच का इस्तेमाल, जिसकी सत्ता है लखनऊ से दिल्ली तक, उनकी आलोचना करते हुए बहुत तालियां बजवाने में कर सकता हूं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब मेरे लोगों के ऊपर आत्मालोकन न हो, ताकि आगे की दिशा न समझ में आए तो हम किसी का आलोचना करके कभी उनको परास्त नहीं कर सकते। हमें यह सोचना होगा कि चूक कहां हुई हमसे। वो चूक ये हुई कि मंडल लागू होने के बाद हमने ही अपने लोगों को यह नहीं बताया कि उन 40 अनुशंसाओं में क्या था। उसमें है जाति जनगणना, उसमें है प्रमोशन में रिजर्वेशन, उसमें है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। उन 40 अनुशंसाओं में है कि इस देश में सरकारी शिक्षा होगी। जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो पैसा कूड़े में जा रहा है। आमूल चूल बदलाव अगर शिक्षा व्यवस्था में नहीं हुआ तो इस देश में सामाजिक न्याय नहीं होगा। ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है। हर जिले में सरकारी स्कूल, हर जिले में सरकारी हॉस्टल, हर जिले में सरकारी कोचिंग, हर जिले में सरकारी फीस माफ के साथ पिछड़े तबके के लोगों को पढ़ाई का मौका मिले। मंडल ने और क्या लिखा था? मैं तो कई बार आश्चर्यचकित होता हूं साथियों कि कोई व्यक्ति कितना दूरदर्शी हो सकता है। हमारे आपके गांव में सब जानते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मैं इशारे में बात करूंगा। कल मेरे पास इलाहाबाद के एक साथी का फोन आया,
उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शिकायत है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन बहुत गलत बोलते हैं। मैं समझ गया। हमने कहा आप पूरा नाम बताइए, तो बात पुष्ट हो गई। उन्होंने कहा ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं? मैंने कहा मैंने कभी जीवन में ब्राह्मणों का विरोध किया तो बताइए।